हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लो स्टूडेंट हेल्पिंग हैंड। जैसा हमने कल डिस्कस किया था कि हम जो एमसीक्यू सीरीज है बिहार एपीओ के लिए वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम अपना बीएससी का सेशन ले रहे हैं, फर्स्ट 50 एमसीक्यू, और उसके बाद नेक्स्ट डे हम फिर 50 एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। देन आगे ये सीरीज जो है वो ऐसे ही चलती रहेगी। तो स्टार्टिंग में हम सबसे पहले 1 to 50 सेक्शन के लिए एमसीक्यू करेंगे टू पार्ट्स में। तो पहले आज हम 50 क्वेश्चन करेंगे 1 to 50 सेक्शन के तक के बीच में। तो जो स्क्रीन है वो आपके साथ शेयर हो रही होगी शायद, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो है, कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन फॉर पर्पस ऑफ द लॉ ऑफ एविडेंस इज नॉट रेलिवेंट इन वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। कि जो आदमी का जो कैरेक्टर है वो किस चीज में रेलिवेंट नहीं होता। तो ये हमारा जो चैप्टर है वो अलग से है कि कैरेक्टर किस चीज में रेलेवेंट है और किस चीज में रेलेवेंट नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन है, प्रीवियस गुड कैरेक्टर ऑफ द एक्यूज्ड इन क्रिमिनल केसेस, प्रीवियस बैड कैरेक्टर इन रिप्लाई टू एविडेंस ऑफ गुड कैरेक्टर इन क्रिमिनल केसेस, कैरेक्टर एज अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ डैमेजेस इन सिविल केसेस, एंड कैरेक्टर टू प्रूव कंडक्टेड इम्प्यूटेड इन सिविल केसेस। तो आप बताइए इसमें क्या है, किसमें रेलिवेंट नहीं होगा कैरेक्टर का जो पर्सन है। तो जो इसका आंसर है, राइट आंसर है वो है डी। जो ये कैरेक्टर है वो सिविल केसेस में जो होता है तो उसमें रेलिवेंसी उसकी नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ बीएसए प्रीवियस गुड कैरेक्टर इज रेलिवेंट इन क्रिमिनल केसेस। तो ये कौन से सेक्शन में हमें डिफाइन किया गया है, बताइए। तो जो इसका राइट आंसर है वो है डी, 47। नेक्स्ट क्वेश्चन, under section 41 clause 2 of the BSA, disputed electronic signature of any person can be proved by। तो जो बीएसए है वो बेसिकली चेंज जब हुआ है तो इसमें हमें देखने को मिलेगा कि जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें हैं, एविडेंस है उनके, वो काफी इम्प्रूव किए गए हैं, काफी सारे ऐड किए गए हैं। तो जो उनके जो बेसिक चेंजेस है वो हमें ध्यान रखने हैं कि वो हमें प्रॉपर हम उसको रीड करें और प्रॉपर उनको देखें कि उसमें क्या चेंजेस आए जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए। आप एक बार इस क्लोज टू को अच्छे से रीड कीजिएगा, इसमें से एमसीक्यू जरूर बनेगा। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द बीएसए ओपिनियन एज टू डिजिटल सिग्नेचर इज रेलेवेंट। तो ये किस सेक्शन में हमें दिया गया है। तो जो इसका आंसर है वो है सी, सेक्शन 41 क्लोज 2। ये हमें बताता है कि जो डिजिटल सिग्नेचर्स के जो ओपिनियन है वो हमें वो रेलिवेंस होते हैं इस सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट है, when the court has to form as an opinion as to the electronic signature of any person, the opinion of the certifying authority which has issued the electronic signature certificate is। कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है वो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है जो उसको रेलिवेंसी को बनाती है। तो वो जो रेलिवेंस है या नहीं है, तो वो क्या है, जो उनका ओपिनियन है सर्टिफाइंग अथॉरिटी का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट को लेकर, तो वो क्या है, तो वो रेलिवेंट फैक्ट है। क्योंकि बीएसए ने जो डिजिटलाइजेशन है उसके ऊपर बहुत काम किया है और बहुत सारे एडिट करे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 39 टू विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी कंसिडर्ड टू बी एन एक्सपर्ट। जो सेक्शन 39 का क्लोज 2 है वो कौन से एक्सपर्ट को कंसिडर्ड करते हैं, कंट्रोलर को करते हैं, एग्जामिनर को करते हैं, या ऑनर को करते हैं। तो इसका सही आंसर बताइए। तो जो इसका सही आंसर है वो है एग्जामिनर। आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर है इसमें, इस सेक्शन में एग्जामिनर है, और जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी होती है उसका कंट्रोलर होता है। तो ये पजल करने वाली चीजें हैं, आप इनको एक बार ध्यान में जरूर
रखिएगा। नेक्स्ट है ओपिनियन ऑफ एन एक्सपर्ट अंडर सेक्शन 39 ऑफ बीएसए। जो एक्सपर्ट के ओपिनियंस होते हैं वो क्या होते हैं? कंक्लूसिव प्रूफ, नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ एंड सपोर्टिव एंड कोरोबोरेटिव इन नेचर और नॉट एडमिसिबल। इसका बताइए। तो जो ये ओपिनियन होते हैं ना, तो वो कंक्लूसिव प्रूफ होते हैं, ये ओनली सपोर्टिव एंड कोरोबोरेटिव नेचर होते हैं, मतलब इनको रिबटेबल किया जा सकता है। अगला है इन विच केसेस डिड द इंडियन कोर्ट अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ रेस इप्सा लोक्यूटर, मतलब द थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ which might be analogous to the provision under section 21 clause 1b of the BSA regarding conclusive proof। तो ये किस केस में बोला गया है? जो केस लॉज हैं वो हो सकता है डिफरेंट भी आए, लेकिन जो केस लॉ है वो हमारे पेपर में काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो आप एक बार इनको जरूर रीड आउट कीजिएगा। हमने कोशिश करी है कि थोड़ा केस लॉ ज्यादा डालें अपनी तरफ से, आप एक बार इनको जरूर देखिएगा। तो इसका आंसर है किशोर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। द रिपोर्ट ऑफ अ मेडिकल ऑफिसर स्टेटिंग द इंजरीज ऑफ द विक्टिम इज, वो एडमिसिबल है या नहीं है? तो मेडिकल ऑफिसर की जो इंजरीज हैं तो वो क्या है? रेलिवेंट एंड एडमिसिबल इन एविडेंस। तो इसका आंसर है क्लॉज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion and reason. The finding of the criminal courts are inadmissible in a civil suit. जो क्रिमिनल कोर्ट्स की फाइंडिंग होती है वो सिविल सूट में एडमिसिबल होती हैं या नहीं होती? देन उसका रीजन क्या? एक्विटल और कन्विक्शन इन अ क्रिमिनल केस हैज नो एविडेंशियरी वैल्यू इन अ सब्सिक्वेंट सिविल लिटिगेशन एक्सेप्ट फॉर द लिमिटेड पर्पस ऑफ द शोइंग दैट देयर वाज अ ट्रायल ऑफ रिजल्टिंग इन एक्विटल और कन्विक्शन एज द केस मे बी। तो जो इसका आंसर बताइए। तो जो इसका आंसर है वो है ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जो फाइंडिंग्स है क्रिमिनल कोर्ट की वो इनएडमिसिबल होती है सिविल सूट के अंदर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट इज इररेलेवेंट अंडर 37 ऑफ बीएसए। जो बीएसए का सेक्शन 37 है वो किस बारे में बात करता है? इंसॉल्वेंसी, मैट्रिमोनियल, प्रोबेट। तो किस चीज के बारे में बात नहीं करता? तो उसका आंसर क्या होगा? डी, जजमेंट आ क्रिमिनल कोर्ट। Which section of BSA provides for the relevancy of certain judgment in probate, insolvency and matrimonial etc. courts? तो ये किस सेक्शन में बात करी गई है? ये तो इजी क्वेश्चन है। 35। तो स्टूडेंट्स जो ये सेक्शन नंबर है बीएसए में सारा चेंज है नए, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है स्टार्टिंग में याद करने में, लेकिन आपको इनके ऊपर कमांड जो है वो बनानी पड़ेगी, क्योंकि जो अब सारे जो पेपर आए हुए हैं वो मोस्टली सेक्शन बेस्ड दे रहे हैं, और जो अभी न्यू स्टूडेंट के लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी, आपको थोड़ी कमांड बनानी पड़ेगी। तो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ बीएसए परमिट्स एविडेंस रिकॉर्डेड इन वन केस टू बी कंसीडर्ड रेलिवेंट इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग। तो ये किस सेक्शन में बोला गया है? 27। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन 14। A dying declaration recorded by the police officer in the form of FIR before the death of the author without obtaining certificate as to mental fitness। तो वो क्या ट्रीटेड होगी डाइंग डिक्लेरेशन, या ओनली एविडेंस, या नहीं होगी, या वो किसी पर्पज के लिए काम नहीं आएगी? तो आप इसका आंसर बताइए। जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो जरूरी नहीं होता कि उसके लिए सर्टिफिकेट दें उसकी मेंटल फिटनेस के लिए कि वो ठीक नहीं था, या मतलब वो किसी भी सिचुएशन में हो, अगर वो डाइंग डिक्लेरेशन देता है तो वो रेटेड होगा एज अ डाइंग डिक्लेरेशन। तो इसका आंसर रहेगा ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 26 ऑफ BSA ए स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन हु इज डेड टू बी एडमिसिबल। तो जो डाइंग डिक्लेरेशन होती है वो किसके रिगार्डिंग होती है? अपनी डेथ के लिए, समवन एल्स डेथ के लिए, या फिर किसी कोज के लिए? तो वो किस चीज के लिए होती है? तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है ए, वो हमेशा अपनी डेथ के रिलेटेड होता है। नेक्स्ट, a dying declaration under 26 of the BSA is admissible in evidence. ऑप्शन है, reduced into writing, even when it is made to a police officer, only when it is made to a judicial magistrate, and only when it is made to an executive magistrate. तो किसके सामने जब ये दी जाती है तो कब एडमिसिबल होती है, इसमें पूछा गया है। तो जरूरी नहीं है डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो राइटिंग में हो। जरूरी नहीं है कि वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने ही दी जाए या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने ही दी जाए। इवन हम पुलिस ऑफिसर के सामने या फिर रैंडमली भी किसी पर्सन को दे रहे हैं तो जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो एडमिसिबल हो जाएगी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है बी। नेक्स्ट, इन वन विच वन ऑफ द फॉलोइंग a dying declaration is admissible। तो जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में एडमिसिबल होती है या सिविल प्रोसीडिंग में एडमिसिबल होती है? बताइए इसका आंसर। तो जो इसका आंसर है वो है सी, बोथ सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग। सी। डाइंग डिक्लेरेशन में भी मेट हुआ डॉक्टर, मजिस्ट्रेट, एनी अदर पर्सन और ऑल ऑफ द अबव। अभी हमने नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो किसी को भी दी जा सकती है, तो ऑल ऑफ द अबव। स्टूडेंट देख रहे हो आपके डाइंग डिक्लेरेशन से कितने सारे एमसीक्यू बन रहे हैं। तो जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको एक बार रीड आउट करिए और ये जो एमसीक्यू है एक बार आप दोबारा फिर लगा के देखिए, तभी आपका जो टॉपिक है वो अच्छे से कवर हो पाएगा। तो नेक्स्ट है, ए डाइंग डिक्लेरेशन कैन नॉट फॉर्म द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन अनलेस corroborated, is a weak kind of evidence, stand on same footing as any other piece of evidence, has to be subjected a very close scrutiny for reliability। तो इसमें बताइए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। फर्स्ट में बोला गया है कि ये सोल बेसिस कन्विक्शन नहीं है जब तक ये कोरोबोरेटेड ना हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये अपने आप में ही एक सोल बेसिस जो स्टेटमेंट है वो अपने आप में ही स्ट्रॉन्ग है, जो कन्विक्शन को जो जो accused है उसको कन्विक्शन दे सकती है। इसमें कोरोबोरेशन की कोई नीड है ही नहीं। इज अ वीक काइंड ऑफ एविडेंस, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि एक वीक काइंड ऑफ एविडेंस नहीं है, ये एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। तो फर्स्ट एंड सेकंड हो गई एलिमिनेट। और थर्ड है, स्टे स्टैंड ऑन सेम फूटिंग एज एनी अदर पीस ऑफ एविडेंस, ये बिल्कुल सही है। ये जैसे दूसरे एविडेंस जो स्टैंड करते हैं बिल्कुल सेम वैसे ही करता है और जो रिलायबिलिटी के वेरी क्लोज है। तो जो थर्ड एंड फोर्थ है ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन है ये थोड़ा गड़बड़ है, तो इसके जो सही है वो है थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज राइट। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 20। The principle on which a dying declaration is admissible under the BSA is indicated in the legal maxim। dying declaration की जो एक लीगल मैगजीन्स है वो इनमें से कौन सी है? बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर है बी, नेमो मोरिटोरियस प्रोसेन्यूटर एंड मैनेटरी। इसका मतलब बताइए क्या है? इसका मतलब है कि विच मीन्स दैट अ मैन विल नॉट मीट हिज मेकर विद अ लाई इन हिज माउथ,
कि जो आदमी मर रहा है, मरने वाला है, वो अपने मुंह से झूठ नहीं बोलेगा। मीन्स कि डाइंग डिक्लेरेशन जो वो दे रहा है, तो वो चाह रहा है, वो मतलब सच ही बोलेगा कि उसको अब मरना ही है। क्वेश्चन 21, a confession always goes against the maker of it provided it has been made freely and voluntarily। इसका रीजन है a confession is at inadmissible against a co-accused। इसका सही आंसर बताइए। असर्शन है। तो जो कन्फेशन है वो अगेंस्ट को एक्यूज्ड भी दी जा सकती है, राइट। और जो कन्फेशन है वो जो उसके एक्यूज्ड के जो अगेंस्ट है वो जाएगी, वो फ्रीली एंड वॉलेंटरली होनी चाहिए। ये तो राइट है। तो इसका सही आंसर है सी, ए स्टूडेंट आर इज फॉल्स, क्योंकि जो कन्फेशन है वो को एक्यूज्ड के अगेंस्ट भी एडमिसिबल है। नेक्स्ट है, ए कन्फेशन बाय एक्यूज्ड कैन बी used against a co-accused under section 24 of BSA। तो अब अभी हमने लास्ट में पढ़ा है कि जो को-accused है उसके लिए जो कन्फेशन देते हैं वो एडमिसिबल है, लेकिन वो सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन नहीं है। ये क्या है? ओनली कोरोबोरेटिव एविडेंसेस। नेक्स्ट है, अंडर विच कंडीशन ए कोर्ट में टेक इनटू कंसीडरेशन द कन्फेशन ऑफ वन एक्यूज्ड अगेंस्ट हिमसेल्फ एंड अनदर पर्सन। कि कब जो एक कन्फेशन है वो एक्यूज्ड के अगेंस्ट जो है वो कंसिडर करी जाएगी, जब तक वो जो को एक्यूज्ड है वो सेम जो ऑफेंस है उसके लिए ट्राई नहीं हो रहा है। तो आंसर ए। नेक्स्ट, इफ एन एक्यूज्ड voluntarily consent for brain mapping and necroanalysis then such information is relevant under which section of BSA। तो ये जो बात बोली गई है वो किस सेक्शन में बोली गई है, बताइए। जो सेक्शन 23 का जो 2 है, ये अभी हमारी जो बात करता है वो किस चीज के लिए बात करता है? लीडिंग ऑफ डिस्कवरिंग डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, जिसके लिए जो अब ये प्रोवाइजो में ऐड कर दिया गया है, जो इसका इंडियन एविडेंस में जो सेक्शन था वो 27। तो ये इसका सही आंसर सी है, ये जिसमें बात करी गई है इसके लिए। नेक्स्ट है 26, प्रोवाइजो टू सेक्शन 23(2) ऑफ BSA इज एन एक्सेप्शन टू द रूल इनेक्टेड। जो सेक्शन 23 का जो क्लोज 2 अभी हमने बात करी, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, तो किसके लिए एक्सेप्शन है? मतलब ये बोला गया है कि जो हम पुलिस के सामने कन्फेस करते हैं वो एडमिसिबल नहीं होता, लेकिन जो इसका एक्सेप्शन है वो इस प्रोवाइजो में दिया गया है कि वो स्टेटमेंट जो हेल्प करती हैं एक नेक्स्ट फैक्ट, एक अलग फैक्ट को डिस्कवर करने के लिए, तो वो इसके लिए एक्सेप्शन है, वो एडमिसिबल है। तो इसका है नेक्स्ट 27, A an accused make a confession to superintendent of police, in this case the confession made by A। जो कन्फेशन है वो एसपी को दी गई है, मतलब पुलिस को दी गई है, तो वो क्या एडमिसिबल है? तो वो एडमिसिबल नहीं है, क्योंकि पुलिस को दी हुई कन्फेशन जो है एडमिसिबल नहीं होती। नेक्स्ट, अंडर विच सेक्शन ऑफ BSA द कन्फेशन बिफोर द मजिस्ट्रेट इज रेलिवेंट। ये किस सेक्शन में बोली गई है? जो कन्फेशन एडमिसिबल नहीं होती वो है 23 क्लोज 1, जो पुलिस ऑफिसर को दी जाती है, लेकिन जो कन्फेशन मजिस्ट्रेट के सामने दी जाती है तो वो है क्लोज 2। तो राइट आंसर है सी।
Next, extrajudicial confession is voluntary, can be relied upon with other evidence. And reason extrajudicial confession is a weak piece of evidence. Extrajudicial confession क्या होता है? जो जुडिशियल ऑफिसर के सामने नहीं दी जाती, वो किसी अलग आदमी को दी जाती है, किसी भी एनी अदर पर्सन। तो जो इसका सही आंसर है वो है ए, और ये वीक टाइप ऑफ एविडेंस होता है। नेक्स्ट है, ए कमिट्स अ क्राइम एंड गोज टू पुलिस ऑफिसर, ही मेक कन्फेशन एंड गिव अदर इंफॉर्मेशन, ए इज चार्ज्ड विद द ऑफेंस द कन्फेशन। कि जो पुलिस ऑफिसर है उसने सॉरी जो एक ए पर्सन है उसने क्राइम कमिट किया और वो पुलिस ऑफिसर के पास गया, तो वो कन्फेस कर रहा है कि भाई मैंने ही क्राइम किया है। तो जो ये जो उसने स्टेटमेंट दी है तो वो क्या प्रूव्ड होगी कन्फेशन के पुलिस के सामने? तो ये आंसर ए तो नहीं होगी, क्योंकि जो पुलिस के सामने कन्फेशन होती है वो इनएडमिसिबल होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। ए पर्सन आफ्टर कमिटिंग क्राइम कन्फेस while intoxicated the commission of crime under BSA, this confession is relevant and admissible। तो ये किस सेक्शन में बोला गया है? तो ये बोला गया है ए, प्रोवाइजो सेकंड, कि अगर कोई आदमी जो है वो कन्फेस कर रहा है हालांकि वो इंटॉक्सिकेटेड है, फिर भी वो रेलिवेंट होगी और एडमिसिबल होगी। तो ये प्रोवाइजो सेकंड में बोला गया सेक्शन 22 के। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। Which word is newly added in section 22 of BSA which was not present in corresponding section 24 of Indian Evidence Act? तो इनमें से कौन सा जो वर्ड है वो न्यू ऐड किया गया है? आंसर इज पर्सन। आप जो एक बार चेंजेस हैं इनको अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। If confession is made after the impression caused by any inducement, threat, coercion or promise has, in the opinion of the court, has been fully removed, is relevant under which provision of BSA? कि अगर कोई कन्फेशन है वो इंड्यूसमेंट के कारण लिया गया है, थ्रेट दे के लिया गया है, कोर्जन या फिर प्रॉमिस से, लेकिन जब वो फुली रिमूव हो जाती है इंड्यूसमेंट और फिर वो अगर कन्फेशन दे रहा है तो वो रेलिवेंट किस सेक्शन में है? तो आंसर इज फर्स्ट प्रोवाइड ऑफ सेक्शन 22। नेक्स्ट, ए सेज टू बी that he has finished his wife forever, under BSA this statement amounts to। तो ये ना तो किसी पुलिस ऑफिसर को दी गई, ना किसी मजिस्ट्रेट को दी गई, ये किसी एनी रैंडमली पर्सन को दी गई कि भाई मैंने जो अपनी वाइफ है उसको हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो ये चीज क्या है? ये स्टेटमेंट क्या है? एडमिशन है, कन्फेशन है, स्टेटमेंट है, क्या है? तो ये कन्फेशन, क्योंकि कन्फेशन जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ मजिस्ट्रेट को दें, एनी किसी रैंडम पर्सन को भी हम जब अपनी जो बात है उसको एडमिट कर रहे हैं, कन्फेस कर रहे हैं, तो रेलिवेंट है, एडमिसिबल है। नेक्स्ट, एन एडमिशन कॉन्स्टिट्यूट अ, क्या है एडमिशन? सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है, कोरोबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस है, कंक्लूसिव प्रूफ है, क्या है? तो जो एडमिशन एडमिशन है वो है सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। Next, the general rule is that admission are proved against the maker. Which of the following provision of the BSA provide for exception of the rule? जो एडमिशन है वो जो अगेंस्ट है मेकर के, तो ये जो एक्सेप्शन है वो किस सेक्शन में बोली गई है? ये है 19। नेक्स्ट, विच कैन नॉट मेक एडमिशन, कौन एडमिशन नहीं कर सकता? एजेंट पार्टीज के, या फिर वो पर्सन जो इंटरेस्ट ड्राइव करते हैं, या फिर एडमिशन बाय को डिफेंडेंट, या फिर दोज पर्सन हु हैव बीन मेड एम्पायर्स बाय द पार्टीज टू द केस। तो सही आंसर बताइए इसका कि जो को एडमिशन कौन नहीं कर सकता? तो इसका आंसर है सी,
जो को डिफेंडेंट है वो एडमिशन नहीं कर सकते किसी के बिहाफ पर। नेक्स्ट, प्राइस स्टेटमेंट व्हेन ऑपरेट्स एज एडमिशन। ऑप्शन है ए प्राइस स्टेटमेंट इज वंस ऑन इंटरेस्ट में बी एविडेंस, ए प्राइस स्टेटमेंट एडवर्स टू वंस इंटरेस्ट वुड बी एविडेंस, ए प्राइस स्टेटमेंट नॉट एडवर्स टू वंस इंटरेस्ट वुड बी एविडेंस। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट, with respect to admission under the BSA, choose the true statement about propositions। जो एडमिशंस हैं वो कौन कर सकता है? एडमिशन कैन बी मेड बाय पार्टीज टू द प्रोसीडिंग, तो ठीक है। एडमिशन कैन बी मेड बाय एजेंट ऑफ द पार्टीज हु आर ऑथराइज्ड एक्सप्रेसली ओनली, तो जो ये ओनली है ये गलत है। जो एजेंट ऑफ द पार्टीज है वो जो एडमिशन वो है कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड, अ पर्सन फिलिंग शूट्स इन रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर कैन आल्सो मेक एडमिशन व्हाइल हैविंग द करेक्टर, तो ये ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट और थर्ड जो है वो ठीक है और सेकंड जो है वो गलत है, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट है, स्टेटमेंट मेड बाय एन एजेंट टू एनी पार्टी टू द प्रोसीडिंग आर एडमिशन, तो इसका क्या आंसर है? इन ऑल सर्कमस्टांसेस, if the court regard under the circumstances of the case that an agent is expressly authorized by the principal to make them, or if the court regard under the circumstances of the case that the agent is expressly or impliedly authorized to make them, तो जो एजेंट है वो एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बोथ सिचुएशन जो ऑथराइज्ड है अपना एडमिशन बनाने के लिए, तो इसका सही आंसर है जो सी। नेक्स्ट है, which one of the following section of BSA deals with admission of a party to proceeding or agent, तो एक ही सेक्शन में बोला गया है, सेक्शन नंबर इज 16। नेक्स्ट है, admissions are not conclusive proof of the matter admitted but they may operate as, जो एडमिशन है वो conclusive proof नहीं होते लेकिन वो ऑपरेट्स करते हैं किस चीज को? एस्टॉपल, मतलब रोक देते हैं कि वो जो उसने एडमिशन किया है, जो उसने स्टेटमेंट दी है वो उससे मुकर नहीं सकता और मना नहीं कर सकता कि मैंने ऐसा नहीं बोला, तो उसको स्टॉपल कर देता है, स्टॉप कर देता है। नेक्स्ट है, S used Y for damage done by a dog of Y which Y knew to be ferocious. That fact, the dog had previously beaten A, B and C। वैसे उसने चूज करा है Y को कि उसके जो डॉग ने उसको जो है बाइट किया है, और Y जानता था कि ये फेरोसियस है और उस डॉग ने पहले भी A, B, C को बाइट किया हुआ है, तो जो ये है जो फैक्ट है वो रेलिवेंट है या नहीं? तो रेलिवेंट, क्योंकि A, B, C को भी उसने बाइट किया हुआ है। तो अब आगे सेक्शन क्वेश्चन नंबर 44। A is tried for the murder of B by intentionally shooting him dead. The fact that A on the other occasion shot at B is relevant as it shows। तो ये क्या है, क्या दर्शाता है? इंटेंशन, मोटिव और प्रिपरेशन। कि जो A है वो B का जो मर्डर करने के लिए उसको ट्राई कर रहा है और उसने उसके ऊपर शूट किया इंटेंशनली और जिससे वो मर गया, और जो फैक्ट है वो ये दर्शा रहे हैं कि उसने अदर ओकेजन पर भी बी को जो है शूट करने की कोशिश की है, तो इससे क्या दिखा रहा है? वो उसका इंटेंशन ही थी उसको मारने की, क्योंकि वो पहले भी ट्राई कर चुका है उसको मारने के लिए, तो ये क्या है? इंटेंशन। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ BSA द प्रीवियस कन्विक्शन ऑफ अ पर्सन इज रेलेवेंट, जो प्रीवियस कन्विक्शन है पर्सन की वो किस सेक्शन में रेलेवेंट है बताइए। तो जो करेक्ट आंसर इज बी, एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सेक्शन 12।
Which one of the following section the Indian BSA provides the provision regarding plea of alibi? जो प्ली ऑफ एलिबाई है वो किस सेक्शन में बताया गया है? सेक्शन नंबर 9. Next, which of the following fact is relevant under section 8 of the BSA? 8 में सेक्शन 8 में कौन कौन से जो फैक्ट है वो रेलिवेंट है? Those facts which are introductory in nature, those facts which help to certain identification and article of a person, those facts which depict relation between the parties, those facts for inference of conspiracy can be traced. So the section 8 है those facts from which inference of conspiracy can be traced is the right answer. Next, under the BSA, anything said, done or written by a conspirator when the conspiracy is afoot is relevant against the co-conspirator on the basis of the doctrine of. तो एक इस केस में तो सॉरी क्या डॉक्ट्राइन है इसका? डॉक्ट्राइन ऑफ एजेंसी जो रिलेटेड है को-कॉन्स्पिरेटर से। जो ये बात है कॉन्स्पिरेटर की वो कौन से सेक्शन में बोली गई है? नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन नंबर 8 में। So last question is A is tried for a riot and is proved to have marched as the head of mob. The cries of the mob are relevant as they are related to things said or done by the conspirator in reference to the common design. Explain of the nature of the transaction. The act of the conspirator in furtherance of the common design. None of the above. तो इसका आंसर है explain the nature of transaction. तो ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये हमने आज लगा लिए हैं। आप इनको एक बार दोबारा रीड आउट कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट आप जरूर बताना कि आपको ये एमसीक्यू कैसे लगे और आप कल आगे और 50 क्वेश्चंस हम इस सीरीज में कंटिन्यू रखेंगे। इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम कल करेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चन। तो अगर आपके इसको हमारी पीडीएफ चाहिए क्वेश्चंस की तो आप टेलीग्राम जो चैनल है वो डिस्क्रिप्शन में हमने प्रोवाइड कर रखा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप अपने सजेशंस और रिप्लाई जो भी आपको चाहिए जो नेसेसिटी है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एंड लाइक द चैनल, सब्सक्राइब। थैंक यू।